To watch the video in your preferred language, click Settings, head to Audio Track, choose your language, then sit back and enjoy. इंडियंस को अलग से रेशियली टारगेट करके ये लोग पीटते हैं, लड़ते हैं उनके साथ। भाई अभी एक इंडियन भाई आया, ये मेरे पास आया, बोला पहले आए होगे, आपको तो पता होगा। मैं बोला ना भाई, मेरा अभी पहला दिन है, 10 मिनट हुआ है। बोला भाई ध्यान रखना है यहाँ पे। डबलिन तो लंदन से भी महंगा है, 16-17 हजार से कम का कमरा ही नहीं मिल रहा होटल में यहाँ पे। मैंने हिम्मत मार के कमरा करा दिया 3 रातों का, अपने भारतीय 62,000 कुछ का मैंने कमरा बुक करा दी इधर एक होटल में। क्या हुआ, फाइनली जब मैं इस होटल में पहुंचा ना, तो बोले कि आपकी तो बुकिंग गलती से हो गई और हमारा तो होटल सोल्ड आउट है, हमारे पास कमरा ही नहीं आपके लिए। मेरे कार्ड से भी इन्होंने पैसे काट लिए कि भी बुकिंग कंफर्म है आपकी, आ जाओ। लेकिन इसका मतलब यूं थोड़ी है तुम मेरा फायदा उठाओगे, तुम मतलब मेरे को दुखी करते रहोगे, 1.5 घंटे से कोई जगह ही नहीं दोगे। रात में भी नहीं, यूं भी कहा गया था कि दिन में ही अवॉइड करो यहाँ तो सुनसान सड़कें और बाहर थोड़ा ध्यान से निकलो। अपन निकल पड़े 3 बजे इतनी वार्निंग सुने बाद। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो से फ्रॉम लंदन, द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड एंड द यूके। फिलहाल मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ लंदन के सेंटर से ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पे पास में पड़ता है बैंक स्टेशन। ट्रेन से उतरा हूँ और जाने लग रहा हूँ लंदन के हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के पीछे की क्या वजह है, क्योंकि मैं आज फ्लाइट पकड़े जाने वाला हूँ एक और नई देश, एक और नए शहर, डबलिन, आयरलैंड। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो, कि यूके जो है एक देश है और यूके के अंदर भी 4 देश आते हैं, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आइलैंड आते हैं। लेकिन हम नदर्न आइलैंड नहीं जा रहे, हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जा रहे हैं। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग देश है, एक यूरोजोन की कंट्री है, यूरोपियन यूनियन की कंट्री है। और यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज आती है, उन 27 में से एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यूके जो था उसने ब्रेक्जिट कर लिया था सन 2020 में, ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। लेकिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आज भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और यूरोजोन का पार्ट है, इसलिए वहाँ पे यूरोज चलते हैं, जबकि यहाँ पे इंग्लैंड में चलता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और नदर्न आयरलैंड या फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में क्या फ़र्क है, ये जितनी भी सारी छोटी डिटेल्स है, टेक्निकलिटीज़ है, ये अपन वहाँ चल के या थोड़ी देर में अच्छे से जानेंगे। पहले मेरे को पहुंचना है लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन, जो कि लंदन का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है, और वहां से मेरे को एलिजाबेथ एक्सप्रेस की ट्रेन लेके पहुंचना है हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 5। और क्योंकि मैं यूके से बाहर जा रहा हूं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जा रहा हूं, ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट होने वाली है, डोमेस्टिक नहीं। अभी वक्त हुआ है 1:36 और मेरी फ्लाइट है एग्जैक्टली 3:40 यानी कि अभी से 2 घंटे बाद। ये इनकी टैक्सी है जो आपको लंदन में जगह जगह देखने को मिलेगी, काफ़ी पॉपुलर है इनकी ये। और दिन का समय आज वर्किंग डे है, वेडनेसडे है, तो काफ़ी बिजी सा माहौल है, सभी लोग भाग रहे हैं दफ्तरों से इधर उधर, कोई कहीं कोई कहीं। ये आ गया ट्रेन स्टेशन, काफ़ी बड़ा स्टेशन है बाकी ये लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन। चल के अपन अपनी ट्रेन ढूंढते हैं, इधर कई एंट्रेंसेज भी है स्टेशन की। ये वैसे अंडरग्राउंड की एंट्रेंस है, अपने को एलिजाबेथ वोरी उस तरफ है, एलिजाबेथ लाइन सामने की तरफ निशान लगा रखा है, वो वाली लेनी है अपने को, पर्पल वाली। दिन में लंच ब्रेक होता है तो लोग निकल पड़ते हैं पब्स में, बहुत पॉपुलर है इधर का पब कल्चर, यूके का, लंदन का। लंच ब्रेक होती ही अपनी अपनी बियर लेके बैठ जाते हैं लोग, हर इंसान बियर लिए दिखेगा वर्किंग डे के दिन भी, दोपहर के समय। ब्रुसेल्स में एटोमियम है, देखो उस तरह की इन्होंने खूब सारे ये लगा रखे हैं यहाँ पे। भाई ये आ गया अपना स्टेशन लिवरपूल स्ट्रीट। अभी एक लड़की आई थी मेरे को टिकट बेचने किसी चीज़ की, किसी शो की। मैं बोला मेरी ट्रेन है 10 मिनट में और 2 घंटे में मैं देश छोड़ रहा हूँ। बोली नहीं, बोली कि मेरे पेरेंट्स इंडियन थे, मराठी शुरू कर दी बोलनी, कभी कोई लैंग्वेज बोली, मैं आपको हर भाषा में कन्विंस कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया सेल्स वूमन थी बाकी। मैं बोला सॉरी पर मुझे निकलना है, चलो चलते हैं अंदर। या लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन, अच्छी बात है, यहाँ पे डायरेक्टली वीज़ा कार्ड से एंट्री हो जाती है, अलग कोई कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं लंदन में मेट्रोज़ के लिए, ट्रेन्स के लिए। ये रही अपनी टर्मिनल T5 की, 13 मिनट में आएगी प्लेटफॉर्म B पे। लेट हो जाएंगे यार, 13:41 हो ली अभी, यानी कि 1:40 होगी, 1:55 पे ट्रेन आएगी, 45 मिनट का सफ़र है, तो अपन 2:40 पे एयरपोर्ट के ट्रेन स्टेशन पहुँचेंगे। 3:40 की अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट है। चलो भाई, हमेशा की तरह अभी भी नहीं सुधरे हम, अब भी लेट। No service between Woodford and Newbury Park. Good service on the rest of the. ये रहा प्लेटफॉर्म B, और ये समर्स का आखिरी हफ्ता भी था, बैंक हॉलीडे थी रिसेंटली। यहाँ पे आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, लंदन में नॉटिंग हिल कार्निवल था, जो कि समर्स के लास्ट मंडे पे बैंक हॉलीडे सरकार देती है और तब ये कार्निवल होता है। तो गर्मी अब ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है।
और थोड़े दिनों में सर्दियों का मौसम आ जाएगा। पैडिंगटन की आ रही है अपनी, मैं तो अभी टाइम है 9 मिनट और। आ गई है भाई हमारी T5 की ट्रेन। Via Heathrow Terminals 2 and 3. The next station is Heathrow Terminals 2 and 3. 2:35 पे पहुंचनी थी ये और 2:35 ऑलरेडी हो चुके हैं और अगला स्टेशन है अपना। ये देखो डिले चल रहे हो ना जिन ट्रेन में, बता भी देते हैं यहाँ पे आज सर्विस कैसी चल रही है ट्रेन की। हालांकि अपने वाली ने डिले करवा दिया है, फ्लाइट उड़ने में 1 घंटा बचा है सही, और अभी तुम ट्रेन में है। चलो भाई भागो, टाइम दिखाता हूँ आपको। ये देख लो 3:40 की फ़्लाइट है, 2:40 हो गए, भाग लो भाई। आ तो गए अपन टर्मिनल 5 के डिपार्चर पे, लेकिन एक बार पूछ लेता हूँ किसी ब्रिटिश एयरवेज वाले से भी कि भी इमिग्रेशन पे जाना है ना, कंफर्म कर ही लेता हूँ। वैसे तो इंटरनेशनल फ़्लाइट ही है क्योंकि डबलिन जाना है। ये रे ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट है, इनसे चल के पूछता हूँ मैं क्या प्रोग्राम है। बोले आगे चले जाओ सिक्योरिटी पे। अच्छा इधर से जाना था घुस के, मैं तो लाइन तोड़ इधर था। अरे भाई 60 मिनट में नहीं कट रही अपनी तो। चलो भाई सिक्योरिटी कराते हैं। भाई सिक्योरिटी हो गई अपनी, बैग उठा ली इधर से, और इमिग्रेशन वगैरह तो कुछ हुआ ही नहीं। इस पे अपना गेट नंबर पड़ेगा, बहुत जल्दी हो गया सिक्योरिटी तो। ये रही अपनी भाई डबलिन की गेट शोन। क्या रहा है ये, शायद डिले होगी क्या अपनी डबलिन की। ये 3:40 वाली फ़्लाइट है अपनी B830, विल डिपार्ट ए गेट्स। गेट शोन, गेट नंबर ही नहीं है, ए के किसी गेट पे आएगा लेकिन। अरे यार सारे काम उल्टे हो रहे आज तो। मैं लंदन आया था तब भी मैं हीथ्रो एयरपोर्ट से ही आया था। अराइवल तो इनका कुछ खास नहीं था, छोटा सा था, और ब्रिट्स दिख ही नहीं रहे थे, मतलब ब्रिटिश लोग सारे बाहर के ही दिख रहे थे अराइवल पे। तो लाइन बनवाने वाले सारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स सब बाहर के, एशियंस अफ्रीकन्स थे सारे यहाँ पे। लेकिन पैसेंजर्स भी, बल्कि जब मैं आया था अराइवल पे सारे नॉन ब्रिटिश लोग दिख रहे थे। पर यहाँ पे तो फिर भी लग रहा है डिपार्चर पे कि भी हाँ यूके में ही है। जब आए थे तब नहीं लग रहा था यार। अपना लिखा हुआ था गेट ए में से आएगा कोई सा, अभी भी गेट मेंशन नहीं करा था उन्होंने, तो जाएगा यार। और यहाँ पे तो सीधा गेट्स है, गेट ए पे तो कोई इमिग्रेशन दिख नहीं रही मेरे को। मेरे ख्याल से हो सकता है डबलिन को ये ना कर रहे हो अलग से इंटरनेशनल में काउंट। अभी मैं वीज़ा की भी बात करूँगा कि भाई वीज़ा कौन सा लिया मैंने फिर आयरलैंड जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो यूके का वीज़ा है। मेरे को 1 महीना हो गया यूके आए हुए, पर डबलिन के लिए मैंने कौन सा वीज़ा लिया वो भी बताऊँगा। भाई बेहतर यही होएगा कि ब्रिटिश एयरवेज़ की कस्टमर सर्विस पे जाके दोबारा पूछता हूँ क्या फंड है तुम्हारा। भाई कस्टमर सर्विस वालों ने बोला कि भाई 3-4 मिनट बाद गेट नंबर लिखा आ जाएगा आपके, यानी कि 3 बजे। शायद 10-11 मिनट डिले होगी क्योंकि फ़्लाइट उड़ने में तो 40 मिनट बची है। मैं बोला कि भाई डिले होगी क्या, कि कोई इंसान गेट तक कैसे पहुँचेगा अगर तुम इतनी लेट गेट नंबर दिखाओगे, फिर आदमी गेट पे पहुँचेगा। बोला हाँ 10-11 मिनट डिले होगी है। और मैं बोला लेकिन गेट आसपास ही होएगा क्या, क्योंकि इतनी जल्दी कोई कैसे पहुँचेगा गेट पे। बोला हाँ आसपास ए गेट में से ही कोई सा होगा, आप 2-3 मिनट बाद चेक कर देना, सही 3 बजे गेट नंबर लिखा आ जाएगा। चलो भाई देखते हैं अब क्या होता है। ये देखो भाई 2:59 हुआ है और ये 3 बज गए आपके आगे। और यूँ था कि भाई गेट अपडेट होएगा 3 बजे तक, अभी तक तो हुआ नहीं था 59 पे। अब देखते हैं। डबलिन की एरिया अपनी 15:40 वाली कह रहा है कि 11 मिनट डिले होगी, 3:40 पे निकलनी थी, अब 3:51 पे निकलेगी। विल डिपार्ट ए गेट्स। अभी भी एग्जैक्ट गेट नहीं लिखा इन्होंने, जबकि लिख रखा था 3 बजे बता देंगे। गेट शोन 15, देख लो टाइम लिख रखा है इन्होंने, और 15 तो बज चुके हैं, यानी कि दोपहर के 3। अभी तक दिखाया नहीं इन्होंने गेट। भटकते रहो भाई। जान करके मैंने ब्रिटिश एयरवेज कराई थी कि शायद बढ़िया होगी, मैंने कोई सस्ती नहीं कराई रायनेर वगैरह। सोचा ब्रिटिश एयरवे बढ़िया होगी, इसलिए मैंने महंगी टिकट कराई थी, बल्कि 140 पाउंड की बिना चेक इन बैग के, यानी कि 15,000 रुपये की 1 घंटे की फ़्लाइट है ये। जबकि 15 पाउंड 20 पाउंड में मिल रही थी रायन एयरवेज़ की।
2-2 हज़ार रुपये में, 3-3 हज़ार में। इनके भी ये हाल है, लेकिन ब्रिटिश एयरवेज के 15-2 हो गए, अभी भी इन्होंने कोई गेट नहीं बताया भाई। डबलिन का 15:40 वाली फ़्लाइट विल डिपार्ट ए गेट्स, अभी भी कोई गेट नहीं आया भाई, 15:03 भी हो गया। बाकी अपने लिए बढ़िया चीज़ ये है कि इमिग्रेशन के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। मैंने ब्रिटिश एयरवेज वालों से जाके पूछ लिया पर्सनली, दोबारा बोले नहीं इमिग्रेशन नहीं होगी। अब ये जो बात है कि मैं कौन से वीज़ा पे आया हूँ, इमिग्रेशन क्यों नहीं होगी, ये बात मैं एक बार गेट नंबर लिखा दे, गेट पे पहुँच के बैठ के आराम से करूँगा। कहीं मैं यहाँ पे बात करने लग जाऊँ और अपनी फ़्लाइट छूट जाए, गेट बंद हो जाए। तो एक बार गेट नंबर लिखा दे, वहाँ चल के बैठ जाते हैं, फिर बताऊँगा। जस्ट अभी अनाउंसमेंट हुई थी मेरी फ़्लाइट की, गेट नंबर अभी भी नहीं लिखाया, 3:11 हो चुके हैं। ये देखो डबलिन की, अरे फाइनली आ गया भाई, A12 है अपना। चलो एक बार गेट पे पहुंच जाओ, फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है। A12 इधर कौन सा है, राइट में अपने मेरे ख्याल से ये 14-15 टाइप थे, उस साइड ही है मेरे ख्याल से 12। ये है 13-14, उस तरफ होगा 12। इस तरफ इनके जहाज़ खड़े हैं। ये अपनी फ़्लाइट बोल रहे हैं टेक अ सीट। मुझे लग रहा है अभी भी वक्त नहीं मिलेगा वीज़ा का डिस्कस करने का, उतर के कर लेंगे, नहीं कर पाए तो। अरे ये तो डिले होगी। टेक अ सीट का मतलब ये है कि बैठे रहो, भी नहीं उड़ रहे हम, बोर्डिंग नहीं शुरू हुई, बैठे रहो भाई। एक समय था इतना लेट हो रहे थे, और एक समय अब है कि वेट कर रहे, बिठा लो प्लेन में। चलो इधर बैठते हैं। तो वही अपने प्लेन के इंतज़ार में मैं बैठ गया हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 5 के डिपार्चर पे, गेट नंबर A12 जो कि उधर है। थोड़ा सा टाइम अभी फ़्लाइट उड़ने में डिले हो गई है, 3:20 है, 3:40 पे फ़्लाइट उड़नी थी, लेकिन अब 5:08 पे उड़ेगी शायद। और मैं बेसिकली लंदन द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड या फिर द UK से फ्लाई करके जाने वाला हूँ डबलिन कैपिटल सिटी ऑफ आयरलैंड। दोनों बड़ी सिटीज़ है, दोनों काफ़ी पॉपुलर है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भी इन देशों के वीज़ा प्रोसीजर्स क्या है। सबसे पहले तो मैं UK आया था अभी से 1 महीना पहले, मेरे को 1 महीना हो गया लंदन रहते हुए। हालांकि बीच में मैं कार्डिफ गया था, वेल्स गया था, थोड़ा बहुत वहाँ घूम के आया, पर मोस्टली लंदन ही था, लंदन के आसपास कहीं चला गया। 1 महीने से UK हूँ मैं। और UK का जो मेरा वीज़ा था वो था मेरा 6 महीनों का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, BIVS वीज़ा। अब ये BIVS क्या होता है, इसी पे मैं बात करूँगा। और UK के उस BIVS वीज़ा की वजह से ही अब हमारा डबलिन यानी कि आयरलैंड का वीज़ा नहीं लगने वाला। अब ये BIVS क्या होता है, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रिटिश आयरिश वीज़ा स्कीम, यानी कि ब्रिटेन के लिए भी या फिर UK के लिए भी और आयरलैंड के लिए भी, ये दोनों के लिए वीज़ा काम करते हैं, BIVS वाला वीज़ा। अब जब मैंने UK का वीज़ा लगवाया था ना, उसमें हालांकि मैंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा कि मैं डबलिन जाऊँगा या आयरलैंड जाऊँगा, लेकिन जो मेरा 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला है मेरे को UK का, उस वीज़ा पे लिख रखे BIVS यानी कि ब्रिटिश आयरिश वीज़ा स्कीम। और उस स्कीम के तहत मैं यहाँ से डबलिन भी जा सकता हूँ और उधर मेरे को अलग से वीज़ा लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेम वीज़ा या मेरे आसपास बच्चे खड़े हो गए, मेरे को घूरने लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं सेम वीज़ा आयरलैंड से लेता और उधर से मुझे BIVS वीज़ा मिलता, तो उस वीज़ा के बेसिस पे भी मैं आयरलैंड के साथ साथ UK आ सकता था। तो बेसिकली BIVS स्कीम के तहत आप इन दोनों देशों में जा सकते हो, चाहे आपके पास वीज़ा UK का हो या फिर आपके पास वीज़ा चाहे सिर्फ आयरलैंड का हो। शर्त लेकिन ये है कि अगर मैंने UK से वीज़ा लिया है ना, और हालांकि उस पर BIVS से लिखा हुआ है, मैं आयरलैंड भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले UK आना पड़ेगा। अगर मैंने वीज़ा UK से लिया है, उसके बाद मैं आयरलैंड जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा वीज़ा BIVS है यानी कि ब्रिटिश आयरिश वीज़ा स्कीम के तहत। लेकिन मैंने UK से लिया है, तो पहले मैं लंदन आऊँगा या फिर UK के किसी भी पार्ट में आऊँगा, उसके बाद मैं आयरलैंड जा सकता हूँ, उसके बाद मैं डबलिन या आयरलैंड के किसी और पार्ट में जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने आयरलैंड का वीज़ा लिया होता और उन्होंने मुझे BIVS के तहत वीज़ा दिया होता, तो मैं पहले UK नहीं आ सकता था, मुझे पहले आयरलैंड जाना है, फिर उसके बाद मैं UK आ सकता हूँ। मतलब बेसिकली जो पहला पोर्ट ऑफ एंट्री है ना, वो वही होना चाहिए जिस देश के थ्रू आपने वीज़ा लिया। आयरलैंड के थ्रू लिया तो पहले आयरलैंड, UK के थ्रू लिया तो पहले UK। और मेरे ख्याल से इंडियंस और चाइनीज़ के लिए इन्होंने स्कीम रन कर रखी है BIVS वाली, कि भाई अलग अलग वीज़ाज ना लेना पड़े, इतनी कन्फ्यूजन ना हो, इतनी हैसल ना हो। क्योंकि मेरे को भी पहले बहुत कन्फ्यूजन थी कि भाई आयरलैंड का वीज़ा अलग होता है, क्योंकि UK का पार्ट तो नहीं है। मैं पहले बता चुका आप लोगों को, एक बार फिर से बताता हूँ। UK जो है यूनाइटेड किंगडम, उसमें 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। और जो ग्रेट ब्रिटेन है वो बेसिकली एक आइलैंड है जिस पे 3 देश पड़ते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। और ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आइलैंड मिलकर बनाते हैं UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यूरो जोन का पार्ट है, उधर करेंसी भी यूरो चलती है। और यूरो जोन की आयरलैंड इकलौती
इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है कि भी जिन जिन देशों में यूरो चलते हो और उस देश में मोस्टली इंग्लिश बोली जाती हो, वो इकलौता देश आयरलैंड ही है। और जो आयरलैंड का आइलैंड है उसका 5/6 ऑफ द पार्ट आता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश में और 1/6 ऑफ द पार्ट आता है नदर्न आयरलैंड में, जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है और उनकी कैपिटल है बेलफास्ट। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, जिधर हम जा रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है कि भी आयरलैंड के लिए हम अलग से आयरलैंड का वीज़ा ले या फिर शेंगन वीज़ा लेके जाना है या फिर यूके के वीज़ा पे ही जाना है। तो शेंगन वीज़ा लेके नहीं जाना है, यूके वीज़ा पे जा सकते हो बशर्ते आपके वीज़ा के ऊपर लिखा हो BIVS, और आयरलैंड का आप अलग से वीज़ा लेके भी वहाँ पे जा सकते हो। चलो फाइनली बोर्डिंग शुरू हुई। 3:40 उड़नी थी, अब ये 3:40 पे बोर्डिंग शुरू कर रहे हैं। 0 से 3 ग्रुप तक खड़े कर दिए पर अंदर नहीं घुसा रहे अभी। मेरा तो ग्रुप 5 है वैसे भी, लिख दिया पर शुरू कर ही नहीं है अभी। चलो फाइनल कॉल हो गई है, लग जाते लाइन में। अरे बहुत लंबी लाइन है। यहाँ पे आईडी के तौर पे पासपोर्ट दिखा दिया। शायद मेरी एग्जिट रो की है सीट, लेकिन बीच वाली है। 12 भी है लेकिन स्पेस ही नहीं है एग्जिट रो में भी। 11-12 जगह नहीं मिली, पीछे रख के आया हूँ बैग। अब बैठते हैं 12B पे। भाई मुफ्त में ये लॉट होगी ये एग्जिट वाली, हालांकि मैंने पैसे भी नहीं दिए थे इसके, पर बीच वाली है, नफरत है पिछली सीट से। 3:40 पे चलनी थी भाई फ्लाइट, शाम के 5 बजने में 5 मिनट है, तब से बिठा रखा है जहाज में, उड़ा ही नहीं है अभी तक। और बीच वाली सीट पे बैठा हूँ मैं, हालांकि मेरे को नफरत है बीच वाली सीट से, क्योंकि ना उधर के रहते ना इधर के, बीच में फंस जाते हैं, ना ऐसे सिर रख सकते साइड में। चला ही नहीं रहे भाई, इतनी लेट करा दिया। बाला हो भाई पायलट का। फाइनली 5 बज गए, अब तक तो हमें पहुँच जाना था डबलिन, इतनी देर लगा दी भाई। लो भाई 1 घंटा 20 मिनट डिले के साथ फाइनली उड़ाई दी। मिलते हैं आप लोगों से अब डबलिन में। लैंड तो हो चुके हैं दोस्तों, वक्त हो गया शाम के 6। मेरे ख्याल से 5 बजे लैंड होना था, 6 बजे लैंड हुई है, 5 बज के कुछ मिनट पे होना था शायद। ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है, लेकिन अभी तिखी धूप निकली हुई है बढ़िया। हालांकि कुछ ही देर पहले बारिश हो रही थी क्योंकि पानी भी भरा हुआ है, और मेरा बैग जो है वो पीछे की तरफ है, तो इसलिए मैं निकल नहीं सकता। तो जब ये साथ वाले लोग गुजर जाएंगे तब मैं पीछे जाके मेरा बैग उठा के फिर निकलूँगा बाहर। मिल गया भाई, चलो निकलते हैं बाहर। पीछे कुछ लोग रह गए पर आगे वाले जा चुके सारे। पीछे एयरपोर्ट पे भाई एक बंदा मिला था, मेरे से पूछ रहा था आयरिश एक्सेंट में, कहाँ से आए हो कहाँ से आए हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बोला भाई नहीं समझ में आ रहा। फिर बोला लंदन से आए हो क्या, धीरे से बोला। मैं बोला हाँ भाई। बोला हाँ हाँ जाओ जाओ, हैप्पी डेज हैप्पी डेज। कुछ नहीं पता शहर में कहाँ जाना है क्या करना है, बिना किसी प्लान्स के पहुंच गया हूँ भाई डबलिन। टर्मिनल 2 की तरफ जा रहे हैं हम। बैगेज अपने को कुछ लेना नहीं है, पर अच्छी बात है कि शायद यहाँ से ट्रेन चलती है शहर की टर्मिनल 2 से, वो ट्रेन देखेंगे। ये भाई इनके एयरपोर्ट के कुछ नज़ारे। एयर लिंगस, पहले मैं यही करा रहा था, फिर बाद में ब्रिटिश एयरवेज करा ली। इन्होंने इंग्लिश के अलावा आयरिश में भी लिख रखा है, वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लिखी ज़रूर दिख जाएगी आपको आयरिश, लेकिन बोलता कोई नहीं है, सारे इंग्लिश ही बोलते हैं। और मतलब भाई इतने अजीब एक्सेंट के साथ बोलते हैं। मैं इतने सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली हर देशों के दोस्त बन ही जाते हैं, अलग अलग देशों में जो लोग मिलते हैं। तो जितने भी आयरलैंड के लोग मिलते थे ना, उनकी भाषा ही नहीं समझ में आती थी, और आयरलैंड के अंदर ही डिपेंडिंग अपॉन कि वो आयरलैंड के किस रीजन से, उनके एक्सेंट्स बिल्कुल अलग होते हैं भाई। हालांकि इतना बड़ा देश भी नहीं है, लेकिन इतने डिस्टिंक्ट एक्सेंट्स होते हैं, जो आयरिश इंग्लिश एक्सेंट है बेसिकली। अरे यार कितना भगवाओगे, पहुँच ही नहीं रहे हैं। लंदन से निकलते टाइम तो पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगी। होपफुली अब भी इमिग्रेशन ना हो शायद। कुछ लग तो रहा है यार, सामने लाइन बनी हुई है, शायद इमिग्रेशन होगी। हाँ भाई हो रही है। चलो अपने को इसमें जाना है। इमिग्रेशन तो होगी, और हमेशा की तरह आदत हो रखी है बैगेज बेल्ट पहनने की, लेकिन बैग है ही नहीं अपना कोई चेक इन बेल्ट। इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस बताऊँगा भाई अभी। एक बार ही बाहर निकलता हूँ यहाँ से
और बताता हूँ। ऑफिसर ने पूछ लिया था मेरे से कहाँ रहोगे, कितने दिनों के लिए आए हो, किस लिए आए हो। मैंने तो कुछ करा ही नहीं रखी बुकिंग, पता ही नहीं मेरे को खुद ही मैं कहाँ रहूँगा। लो भाई फाइनली आ चुके हैं डबलिन एयरपोर्ट के अराइवल पे, निकल पड़े हैं बाहर। कोई जगह ढूंढते हैं, बैठ के बात करते हैं हमेशा की तरह। यहाँ से शहर जाने के ऑप्शन है, वैसे अपन शायद बस शटल भी ले सकते हैं। टैक्सी तो ऑब्वियसली है ही, 35-40 यूरो की पड़ेगी। यहाँ की करेंसी यूरो है, अब पाउंड नहीं है क्योंकि हम आयरलैंड में आ गए। ये देखो इन्होंने आयरिश में इंग्लिश में दोनों में लिख रखा है, हालांकि कोई इंसान नहीं बोलता आयरिश, बस इन्होंने अपनी लैंग्वेज ताकि ये बचा सके इसलिए अब लिखना शुरू कर दिया हर जगह। एयरपोर्ट की एग्ज़िट उधर से है, लिख रखा है लवली डे फॉर अ विज़िट। अगर ना हो तो लवली, आज तो चलो तुम्हारा मौसम ठीक है, अगर ना हो तो चल के कोई मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं बाहर निकलने का। बसेस, टैक्सीज, कार पार्क। मौसम बढ़िया हो गया एकदम से, धूप हो गई अभी, पर मीठी मीठी ठंड है यहाँ पे यार, फील हो रही है। यार कहीं बैठने की तो जगह मिली ही नहीं अभी तक जहाँ अपन डिस्कस कर सके एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। चलो नीचे ही बैठ जाएंगे। और अरे बच गया भाई, फिसल गया था पैर आज। बच गया भाई, सीधा यहाँ गिरता है यार, देखना कोई कैच भी नहीं कर पाता। ये नीचे मेरे ख्याल से बस स्टॉप ही है। मीठी मीठी ठंड है यहाँ पे, लंदन में तो गर्मी थी, शायद हो सकता है बारिश हुई थी ना पहले, इसलिए हवा में नमी और ठंडक भी। आगे एयरपोर्ट के बाहर अपन, ये लगी हुई एयरपोर्ट की शटल्स है भाई, ये रही। पहले शहर ही पहुँच जाएगा अगर शटल अभी खड़ी मिल रही है अपने को यार। इनसे चल के पूछता हूँ काउंटर पे कैसे जाया जाए। इन शटल्स की शायद टिकट लेनी है यहाँ से या ऑनलाइन। भीड़ है, 1-2 लोग हैं। अरे भाई अभी 6:27 हो गए और 6:30 पे निकलेगी नेक्स्ट शटल, 2 मिनट बाद ही। 6:28 ही हो गए बल्कि। ये ले ली भाई टिकट मैंने, एक साइड की 10 यूरो की थी, जाने आने की 15 यूरो की थी सॉरी। अभी इधर आएगी स्टैंड नंबर 2 पे, 6:30 बजे निकलेगी। लग जाते हैं लाइन में। बोल रही दोनों साइड की ले लो, टिकट 3 महीने तक वैलिड है। मैं बोला हाँ कर दो। बोली रिफंड कर दूँगी और 15 यूरो में आपको दोनों साइड की मिल जाएगी जिस दिन आपको वापस एयरपोर्ट आना हो। मैं बोला कर दो। फिर थोड़ी देर में मैं बोला रहने दो, पहले टेंशन हो जाएगी बस से वापस आना है, अपनी मर्ज़ी से आएंगे जैसे आना होगा। 5 यूरो फालतू लग जाएंगे जब आना होगा, कोई नहीं। 6:31 हो गए भाई, और ये देख लो 6:32 भी हो गए, अभी तक आई नहीं। लेकिन इनकी शटल वक्त के पाबंद नहीं रहे ये गोरे, अब ना बिगड़ गए, अभी तक नहीं लगी। 6:30 का टाइम था भाई, 6:40 हो गए और मेरे से पूछ रहे थे कि भी कहाँ की टिकट लोगे। मैं बोला मेरे को नहीं पता कहाँ की लेनी है। बोले कहाँ जाओगे आप शहर में। मैं बोला मुझे नहीं पता, जहाँ का तुम्हारा मन करे वहाँ की दे दो, शहर के किसी मेन स्टॉप की। बोले कोई आइडिया तो होगा भाई शहर में आप इधर जाओगे या इस इलाके में। मैं बोला तुम्हारा सेंटर कौन सा है। बोले कि स्टॉप्स तो बहुत सारे हैं पर ये वाला एरिया सेंटर है। मैं बोला मेरे को यहीं की टिकट दे दे। तो 10 यूरो की काट के फिर उसने मुझे टिकट दे दी। 1 यूरो में आजकल अपने भारतीय 103-4 रुपये होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया यूरो। तो यूँ मान लो मेरे खाते से ऑलमोस्ट 1100 रुपये कटे हैं। पर हाँ ऊबर लेता तो 30-40 यूरो कटते, यानी कि 3-4 हज़ार रुपये लगते। इसमें 1000 रुपये में चला दूँगा, पर देरी कर दी इनने। लो भाई अब घुसा तो रहे हैं, चलो 6:43 हो गए बाकी। आखिरी की खाली पड़ी है सीट्स, लास्ट में ही चलते हैं अपन। तो मुझे पता है कि अभी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस बताना बाकी है, पर बता दूंगा शहर पहुंच के। चलो बैठते ही चला दी, इंतज़ार नहीं करवाया, ये तो सही है। आ गए हम सिटी में, 15 मिनट में ही पहुंच गए। और ये रिवर लीफी है डबलिन में, इसके साथ सैर करने का बढ़िया बना रखा है, साइकिल्स का भी है। ऊपर एक ब्रिज है, पीछे एक काफ़ी मस्त व्यू था, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया, लेट हो गया था रिकॉर्ड करने में। आगे के वहाँ के नज़ारे दिख रहे थे ग्रीन से, और काफ़ी अभी तो बिल्डिंग चल गई। ये आ गया भाई ट्रिनिटी कॉलेज का स्टॉप। My बहुत सुना second था। stop, Aston Key City Center, Connolly, Eden Key, O'Connor. Second stop, Aston Key. बहुत सुना था भाई ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के बारे में। यहाँ पे स्टॉप आ गया, अगला है शायद सिटी सेंटर का स्टॉप।
अभी इतना मस्त मौसम था, एकदम से बारिश शुरू होगी। ये देखो, पता ही नहीं चलता भाई यूके में मौसम का भी। मैं तो छतरी भी नहीं लेके आया, कुछ नहीं पता चलता यहाँ पे मौसम का। अभी इतनी धूप थी, मस्त मौसम था, अब एकदम से बारिश शुरू होगी। और अभी धूप भी है जबकि बारिश भी है। Second stop, Aston Key City Center, Connolly, Eden Key. Second stop, Aston चलो भाई, Key. अपना सिटी सेंटर का स्टॉप हो गया। इससे भी अगले में उतरते हैं, इधर नहीं उतरते। जो तीसरा है वो ज़्यादा नज़दीक है सेंटर के। Next stop, Wellington Key Temple Bar. My next stop, Merchants Key Christchurch. Next stop, Merchants Key Christchurch. उतर गया बस से। सबसे पहले तो एक सेफ जगह ढूंढते हैं। मैं थोड़ी आगे उतर गया, यहाँ पे आसपास काफ़ी ट्रकीज घूम रहे हैं। टेंपल बार उस तरफ था, सिटी सेंटर के ज़्यादा नज़दीक, लेकिन बस में मैं नज़ारे देखने में इतना बिजी था कि बस आगे निकल गई और मैं थोड़ी आगे उतरा। पहली चीज़ तो यहाँ पे ठंड है, जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। ऊपर से हवा भी चल रही है। छोटा सा एक बैग लेके आऊँ जिसमें कोई जैकेट नहीं है और ना ही कोई छाता। सेंटर की तरफ मैं चल के जाने लग रहा हूँ। रास्ते में एक कोई कैफ़े सा है जिसकी कुर्सियाँ बाहर रखी है। इस तरह के बीच में इनकी बिल्डिंग्स आ रही है। वाइकिंग्स डिनर, ट्राई आवर डिलीशियस बर्गर्स। साथ में ये नदी बह रही है, जो कि मेरे को बढ़िया व्यू लग रहा है वैसे यहाँ का। उधर जाने का मन कर रहा है, कोई बत्ती नहीं दिख रही। तोड़ देते हैं इनके कानून। भाई नदी के ऊपर वो देखो नज़ारा, है तो सुंदर यार ये शहर। बहुत सी चीज़ें इस देश के बारे में, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, पर कोई शांतिपूर्वक जगह नहीं दिख रही तब से। सुंदर तो है यार, नो डाउट, खूबसूरत है। दोस्तों शहर में पहुंच ही गए हैं, तो अब मैंने सोचा आप लोगों के साथ मेरा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस शेयर कर लूं। पहले तो आप लोग जानते हो मैं एकदम अनप्रिपेयर्ड आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ रुकूंगा, क्या करूँगा, किस लिए आया हूँ, कब जाऊँगा। ठीक है, ना ही मैंने कोई बुकिंग्स करा रखी है, ना ही मैंने कोई आइटिनरी प्लान कर रखी है कि भाई आयरलैंड में कहाँ घूमूंगा या फिर डबलिन शहर में कहाँ घूमूंगा। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, हालांकि अगर आप एक एज ए टूरिस्ट आने लग रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसे ही आया करो। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, इमिग्रेशन के थ्रू यहाँ पे गुजरना पड़ा। हालांकि लंदन में नहीं जाना पड़ा, कुछ भी स्टैंप नहीं करा था उन्होंने जब मैं वहां से फ्लाइट पकड़ रहा था लंदन से। लेकिन जब मैं इधर उतर गया, इन लोगों की इमिग्रेशन में मेरे को जाना पड़ा। इमिग्रेशन भी इतनी कोई भीड़ नहीं थी। अब मैं इमिग्रेशन की लाइन पे लग गया और एक लेडी थी जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी, वो मेरे से आगे जो लाइन में इंसान थे उनसे सवाल जवाब कर रही थी और काफ़ी कर रही थी। मुझे लगा इसके पास जाऊँगा तो ये मेरे को घुसने नहीं देगी, तो साथ वाले एक ऑफिसर थे वो आसानी से जाने दे रहे थे। मैं अपनी लाइन छोड़ के साथ वाली लाइन में चला गया और जो ऑफिसर शांत लग रहे थे, जिन्हें सवाल जवाब नहीं कर रहे थे, मैं उनके पास चला गया, उनके काउंटर पे। अब जाते उनने मेरे से सवाल करा कि आप आयरलैंड किस लिए आए हो। मैं बोला घूमने के लिए आया हूँ एज ए टूरिस्ट। बोला कितने दिनों के लिए आए हो। मैं बोला मैं 30 तारीख तक हूँ यहाँ पे, हालांकि मेरी कोई बुकिंग नहीं थी। बोले अच्छा फिर क्या करोगे। मैं बोला फिर ना मैं 30 तारीख को यहाँ से इंडिया चला जाऊँगा। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, लकीली। भाई अभी कोई सब्सक्राइबर मिल गए थे अपने, वो बात लगे हुए थे पकड़ के रोक के। एनीवे भाई किधर थे अपन कि भी हाँ मैंने कोई बुकिंग नहीं करा रखी थी, शायद इधर थे ना कि भी उन्होंने पूछा वापस कब जाओगे, कहाँ जाओगे। मैं बोला जी इंडिया जाऊँगा 3 दिन बाद। बोले अच्छा ठीक है। फिर बोले वीज़ा है तुम्हारे पास, कौन सा वीज़ा है। मैं बोला मेरे पास यूके का BIVS वीज़ा है। बोले अच्छा ठीक है। बोले कि रुकोगे कहाँ पे। अब मैंने कोई जगह तो बुक कराई नहीं रखी थी, तो मैंने रैंडमली नाम ले दिया जनरेटर हॉस्टल रुकूंगा, क्योंकि जनरेटर हॉस्टल की ब्रांचेज है काफ़ी देशों में, काफ़ी बड़े शहरों में है ही। यूरोप में मोस्टली जगह वो होता ही है, और मैंने देखा हुआ भी था डबलिन में है, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया। बुकिंग मैंने हालांकि करा नहीं रखी थी, वो अगर कंफर्मेशन मांग लेते तो, अगर मांगते तो मैं कह देता जी मेरी बुकिंग पूरी नहीं हुई थी या कुछ भी, फ्लाइट में था एकदम फ्लाइट उड़ गई, पर उन्होंने कुदरती मांगी नहीं मेरी बुकिंग। और मतलब इतने सवाल जवाब करे बाद फिर उन्होंने फाइनली मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप मार दी हरे रंग की, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की,
जिसमें मुझे 90 दिन का स्टे परमिटेड है। अब हालांकि जो मेरा यूके का वीजा है ये मेरा 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो ये चीज़ लेके मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कितने दिन एक्चुअली रुक सकता हूँ, क्योंकि स्टैम्प पे लिखा हुआ है कि जिस दिन ये स्टैम्प मरी है ना उससे आप 90 दिन तक रह सकते हो इधर आयरलैंड में। लेकिन यूके का मेरा वीज़ा, जिस वीज़ा के बेसिस पे मैं इधर आया हूँ, 10 दिन बाद वही एक्सपायर हो जाएगा, 12 दिन बाद मेरे ख्याल से, या 13 दिन शायद, पर पता नहीं, मुझे वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। पर ऑब्वियसली मैं इतने दिन रुकने नहीं वाला, वापस लंदन जाऊँगा या फिर एडिनबरा स्कॉटलैंड निकल जाऊँगा। ये देखो पक्षी कैसे इधर बैठे हैं रेलिंग पे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ ये दूर होते जा रहे हैं और नज़दीक जाऊँगा तो ये उड़ गए। तो ये तो था दोस्तों अपना एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस। अब एक चीज़ है जिसका अपने को ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऊपर बीट कर गया, बच गया जस्ट मैं 1 सेंटीमीटर से। ये देखना पक्षी आया दूर से उड़ के, ये वही ऐसा है जिसे मैं उड़ा भगा रहा था, दूर से उड़ के आया और निशाना लेके मेरे ऊपर बीट कर दी। वो तो अच्छा हुआ बच गया 1 सेंटीमीटर से। ये देखो इधर पड़ी थी, कहीं इधर से नीचे चलेगी। ये एक और इंडियन भाई मिल गया था अभी, इतने लोग मिल गए, मुझे तो लग नहीं रहा था यहाँ पे कोई इंडियंस होंगे भी, पर डबलिन आते ही 2-3 लोग मिल चुके ऑलरेडी जो जानते थे, वीडियोस देख के फोटो खिंचाने आए, बात करने आए। अब दोस्तों बेसिकली जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे ना, आप लोगों ने शायद खबर सुनी होगी या फिर इंस्टाग्राम पे देखा होगा शायद, यहाँ पे ना इन दिनों काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म चल रहा है इंडियंस के अगेंस्ट आयरलैंड में, और ना इंडियंस को अलग से रेशियली टारगेट करके ये लोग पीटते हैं, लड़ते हैं उनके साथ, और बहुत कंप्लेन कर रहे हैं इधर के लोकल्स के लोग आगे बाहर से हमारी नौकरियां खा रहे हैं, हमारी जॉब्स खाने लग रहे हैं। तो इसलिए ना सड़कों पे बहुत ध्यान से रहना पड़ता है, रात को अकेले बाहर ना निकलो, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इशू चलने लग रहा है। और मुझे पता था ये, लेकिन आज जब मैं आने लगा, जब मैंने डिसाइड करा कि चलो डबलिन चलते, तो मेरे याद ही नहीं थी ये चीज़, इसलिए मैंने पहले डिस्कस नहीं करी लंदन से निकलते टाइम। अभी मेरे ध्यान में आया, और इन तीनों लोगों ने जो भी मेरे को मिले सब ने यही बात बोली। इससे पहले मेरी एक और दोस्त से बात हो रही थी जो डबलिन रहता था पहले, वैसे कुदरती फ़ोन पे बात हो रही थी बस में जब मैं था, तो उसने भी सेम चीज़ बताई, बोला आपको पता ही होगा क्या चल रहा है। मैं बोला हाँ पता तो है यार, पर मैंने याद नहीं करा था यहाँ आने से पहले कि भी ऐसी कोई चीज़ चल रही है। पर हाँ अब ध्यान रखूंगा, तूने याद दिला दिया। तो इधर पीछे है बाकी इनका सेंटर वाला एरिया जिधर मैं भी जाऊँगा। इससे पहले जस्ट एक बार बात खत्म कर दूँ तो ना, मतलब आमतौर पे जो कम उम्र के लड़के हैं ना, कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो करते हैं सारी चीज़, क्योंकि उनके खिलाफ केस भी नहीं बनता, माइनर होते हैं वो। तो अभी स्कूलों की छुट्टी भी चल रही थी, तो इन दिनों ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कि भी कई बच्चों ने मिलके अपने देश के भारतीय लोगों को पिटा, और मतलब बहुत बुरी हालत कर दी, मतलब शायद मरे भी है कुछ लोग, और कईयों की तो ऐसी हालत कर दी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंडियंस के अगेंस्ट यहाँ पे वायलेंस बढ़ गया है। डबलिन में अपन इंडियंस को ये अलग से रेशली टारगेट करते हैं, और शिकायत इनकी ये कि भी हमारे देश में आ रहे हैं, हमारी नौकरियां खा रहे हैं, खुद तो क्योंकि ये काम करते नहीं लोग। तो स्पेशली जो बच्चे आमतौर पे काले कलर का ट्रैक सूट पहनेंगे, अपना मुंह कवर्ड रखते हैं वो, ताकि उनका चेहरा ना दिखे, और अगर वो फंस भी जाए तो उनके खिलाफ क्या ही करेगी सरकार, माइनर है वो, उनके खिलाफ इतना केस नहीं बनता। तो यहाँ की पुलिस भी कहती है कि भी इनसे दूर ही रहो, इनको अवॉइड करो, ख्याल रखो। तो रात को ऐसी सड़कों पर मत जाओ, अकेले मत निकलो, बिजी एरियाज में ही रहो। और ये जो ड्रगीज या जंकीज जो लोग होते हैं आमतौर पे नशे करते हुए सड़क के किनारे, इनसे भी दूरी मेंटेन करके चलो, क्योंकि ये भी आप लोगों के पास आएंगे, कहेंगे सिगरेट दे दो, कोई नशे की चीज़ दे दो, पर इनसे दूर रहो, इन्हें अवॉइड करो बिल्कुल। फिलहाल जो सिचुएशन है डबलिन में, आयरलैंड में, उसको देखते हुए ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ऐसा एनकाउंटर ना ही हो तो बढ़िया है, पर पता नहीं बैक ऑफ द माइंड मेरा फिर भी ना मन करता है, मैं चाहता हूँ कि एक आधा कोई ऐसा ग्रुप आए, मतलब 2-3 बच्चे से आए मेरे साथ छेड़छाड़ करे, पता नहीं क्यों। ये आ गया भाई इनका, अब ये मेन सिटी सेंटर वाला एरिया, ये ऐसे ऐसे रिवर के ऊपर छोटे ब्रिजेस बना रखे हैं पार करने के लिए, खूबसूरत सारे। ये स्ट्रीट बड़ी है, इधर चलते हैं, इनका शायद मेन सेंटर वाला एरिया इधर। वेडनेसडे का दिन है, वीकडे आज, पर फिर भी काफ़ी बिजनेसेस, दुकानें बंद ही है, मतलब जल्दी बंद हो जाती है। पब्स वगैरह खुले रहते हैं, पब्स के लिए तो मशहूर है ही, आयरिश लोग दारू पीने के लिए, और पब्स के लिए वो खुले रहते हैं इनके 12-1-2 बजे तक। मोस्टली सुपरमार्केट्स बाकी रात के 10 बजे तक हो जाती है बंद। ये देखो स्पार जर्मनी में या यूरोप में देखने में मिलता है काफ़ी। बाकी अभी तक भी मैंने कोई हॉस्टल, कोई होटल, कोई एयरबीएनबी कुछ बुकिंग नहीं कराई है, देख लेंगे थोड़ी देर में, जब नींद आने लगेगी तब करा लेंगे। Cloud9 ये कोई आइसक्रीम की दुकान है। शहर सुंदर है बाकी, नो डाउट।
अभी बेसिकली मेरे को कोई जिम फाइनलाइज करना है जिसकी मैं डे मेंबरशिप या फिर कैजुअल 3 दिन का पास या वीकली पास ले लूँ। कोई रुकने के लिए जगह देखनी है और कोई खाने के लिए जगह देखनी है। ये 3-4 टास्क है। सिम कार्ड मेरा फॉर्चुनेटली जो इंग्लैंड का था, यूके का था, वही सिम चलने लग रहा है, उसमें नेटवर्क आने लग रहा है, तो सिम लेने की अपने को ज़रूरत नहीं है। ये गई इनकी ट्रैम मेरे लेफ़्ट से, राइट से जाने लग रही है बसेस। बिल्कुल बीचों बीच ये है द स्पायर, डबलिन सिटी का एकदम सेंटर। और ये कुछ नहीं है, 125 मीटर ऊंचा एक पोल सा बना रखा है। बस एक क्यों बना रखा है मुझे नहीं पता भाई। भाई अभी एक इंडियन भाई आया, ये मेरे पास आया, बोला पहले आए होगे, आपको तो पता होगा। मैं बोला ना भाई मेरा अभी पहला दिन है, 10 मिनट हुआ है। बोला भाई ध्यान रखना है यहाँ पे। मैं बोला ठीक है भाई, रखूँगा बिल्कुल, थैंक यू। सभी डराए जा रहे हैं। इस हिसाब से तो डर के थोड़ी रहेंगे यार। जो होगी देखी जाएगी। चलो भाई। अरे भाई इसके साथ में मेरी नज़र पड़ी इस पे पोर्टल पे, ये देखो ये एक पोर्टल सा बना रखा है। बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली डबलिन और न्यूयॉर्क को कनेक्ट करता था। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे लगा हुआ था ये, जहाँ तक मेरे याद है। अभी मेरी नज़र पड़ी तो मुझे याद आया, पर न्यूयॉर्क में इन्होंने बंद कर दिया था किसी कारणों की वजह से, साल 2024 में मेरे ख्याल से सितंबर में। ये क्या करता था, मतलब लाइव अब हमारी फुटेज है ना न्यूयॉर्क में दिखेगी लोगों को। न्यूयॉर्क में तो बंद हो चुका, तो अब मेरे ख्याल और कुछ शहरों में, दुनिया में 2-3 जगह है या 4 जगह होगा पता नहीं, शायद फिलाडेल्फिया में अभी यूएस में न्यूयॉर्क वाला हटा दिया। और मेरे ख्याल से पोलैंड में भी है कहीं पे, एक ये डबलिन वाला है, लबलिन में है पोलैंड में शायद एक डबलिन वाला ये है। न्यूयॉर्क वाला अब शायद ऑपरेशनल नहीं है। अब मतलब आप दुनिया के दूसरे कोने में ये देखो कैमरा लगा हुआ है, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, हाथ वगैरह हिला सकते हो, उन्हें हम लाइव दिख रहे हैं, वो हमें लाइव दिख रहे हैं। ये देखो कहाँ पे है लोग। न्यूयॉर्क तो नहीं है ये, शॉर्टली पता नहीं कौन सी जगह है जो कैमरे में दिख रही है। अभी मैंने नेट पे पढ़ा है कि है ना विल्नियस लिथुएनिया और पोलैंड से कनेक्ट करता है। ये मेरे ख्याल से पता नहीं, या तो ये लिथुएनिया या ये पोलैंड है, जो भी है भाई करो एंजॉय। बाकी दोस्तों मैं सुबह से काम कर रहा हूँ और फिर वीडियो बना रहा हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आराम करता हूँ, मेरी चीज़ें सॉर्ट करता हूँ, फाइनलाइज करता हूँ। आप लोगों से कुछ देर बाद में मिलता हूँ, जैसे ही मैं कोई हॉस्टल कराता हूँ या कहीं खाना खाने जाता हूँ या जिम ढूंढता हूँ। फिलहाल थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। दोस्तों ये है टेम्पल बार, भीड़ देखो कितनी हो रखी है। इस टेम्पल बार को सेंटर में कंसिडर किया जाता है डबलिन के, और बहुत पॉपुलर बार है ये। इसी बार के नाम पे इस एरिया का नाम पड़ा हुआ है, टेम्पल बार का एरिया। भीड़ देखो, भयंकर भीड़ हो रखी है और काफ़ी पॉपुलर जगह है सेंटर में। दोस्तों वक्त हो गया रात के 1:15 या सुबह के, कुछ भी कह लो, अभी भी मैं सड़क पे ही हूँ। और ये नतीजा होता है मेरी तरह लास्ट मोमेंट पे स्पॉन्टेनियस अनप्लान्ड ट्रिप्स करने का। दरअसल हुआ क्या कि मैंने यहाँ डबलिन आके रियलाइज़ करा कि डबलिन तो लंदन से भी महंगा है रेंट्स के मामले में या फिर होटल्स के मामले में। मतलब एक रात का कमरा 200 यूरो से कम का कहीं मिल ही नहीं रहा। मिनिमम मान लो 170 यूरो, 175 यूरो, 160 यूरो, मतलब अपने भारतीय 16-17 हज़ार से कम का कमरा ही नहीं मिल रहा होटल में यहाँ पे। एयरबीएनबीज उससे भी महंगे। और हॉस्टल्स की बात करें तो $40, $50, $60 से कम का हॉस्टल भी नहीं। मतलब एक रात का शेड कमरे में बेड भी 5,000 रुपये का, 4,000 रुपये का। और इसी मजबूरी में जब मैं रियलाइज़ कर चुका था कि भाई 15-20 हज़ार से कम तो कोई ढंग की जगह मिलेगी नहीं, मैंने हिम्मत मार के कमरा करा दिया एक रात के 21,000 रुपये और 3 रातों का अपने भारतीय 62,000 कुछ का मैंने कमरा बुक करा दी इधर एक होटल में। मतलब सेंटर से थोड़ी सी दूर 15 मिनट की वॉक होगी। होटल का नाम है स्टे सिटी, मार्क स्ट्रीट, डबलिन। क्वाए एरिया है उसके नज़दीक में, ठीक है। और ये जो रिवर है ना, रिवर लीफी, इसके जो नॉर्थ के एरियाज़ है ना वो इतने अच्छे नहीं माने जाते। जितना साउथ में जाओगे उतना बढ़िया एरिया माना जाता है डबलिन में, ऐसा कहना है। तो रिवर के साउथ में ही मैंने इधर एक ठीक सा होटल करा दिया, भारतीय 62-63 हज़ार रुपये 3 रात हो गए। क्या हुआ, फाइनली जब मैं इस होटल में पहुंचा ना तो बोले कि आपकी तो बुकिंग गलती से हो गई और हमारा तो होटल सोल्ड आउट है, हमारे पास कमरा ही नहीं आपके लिए। और जब मैं इनके पास आया था तब वक्त हुआ था रात के 11:50। अभी से 1.5 घंटे पहले की बात है। मैं बोला अच्छा रूम नहीं है, तो ये बुकिंग कैसे हुई? तो ये बोले है ना कई बार इस टाइम भी बस चल रही है, बाकी यार रात के कमाल है। ये देखो, मैं बोला तो तुमने पैसे किस बात के काटे? मेरे कार्ड से भी इन्होंने पैसे काट लिए कि भी बुकिंग कंफर्म है आपकी, आ जाओ। तो बोले कि ना रात को कई बार ऐसे होता है कि नेक्स्ट डे की अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन वो पिछली डेट में आपने 12 बजने से कुछ ही देर पहले होटल बुक कराया था। मैंने रात को खाना खाते हुए कराया था, एक जगह मैंने खाना भी खाया था रास्ते में, तो उसी टाइम मैंने होटल बुक करा लिया। तो बोले आपने रिसेंटली कराया 11 बजे के अराउंड, तो ये अगले दिन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसने आज बुकिंग हमारे पास कंफर्म होगी। मैं बोला अच्छा ठीक है, अब क्या इलाज है। और मैंने साथ में एक बात ये भी कही
कि जो इलाज हो मेरे को वो बता दो, कोई बात नहीं, तुमसे गलती होगी। और इन्होंने बोला कि हमारी ना और भी ब्रांचेज है, हम आपको किसी और ब्रांच में एडजस्ट करवा देते हैं आसपास। मैं बोला ठीक है, करवा दो जल्दी। पर भाई 1 घंटा हो गया, इन्होंने कहीं एडजस्ट नहीं कराया, फ़ोन वगैरह करे गए, सारी चीज़ें फुल बुकड। फिर क्या करा, साथ साथ मैं भी हाथ पैर मारने लग गया, आसपास हॉस्टल्स में कॉल करा, पता चला सब फुल है। ऑनलाइन बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब डेट नेक्स्ट होगी तो पिछली रात से मेरे को मिल नहीं रहा, क्योंकि 12 बज गए ना, तो ऑनलाइन मैं कर नहीं पा रहा। ऑफलाइन कॉल कर रहा हूँ तो ऑटोमेटेड कॉल रिस्पॉन्सेज है, या फिर कॉल नहीं उठा रहे, या फिर हॉस्टल्स और होटल्स वाले कॉल उठाए कह रहे कि हम तो फुल है, जगह नहीं है, बुकड आउट है। और अभी तक भी इनसे कोई जुगाड़ हुआ नहीं। तो मैं इन्हें साफ साफ यूँ बोल रहा कि भाई रात के 12 बजे एक नए देश में, एक नए शहर में कोई टूरिस्ट आता है, अपना होटल बुक कराता है और उस जगह पे पहुंचता है, और अगर वो होटल पे कोई यूं कह दे कि भाई आपकी तो बुकिंग ही नहीं हो रखी, कोई आम इंसान कितना फ्रीक आउट कर जाएगा। और मैं तो कितने अच्छे से कामली सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आदत है ऐसी सिचुएशन में फंसने की। लेकिन इसका मतलब यूँ थोड़ी है तुम मेरा फ़ायदा उठाओगे, तुम मतलब मेरे को दुखी करते रहोगे, 1.5 घंटे से कोई जगह ही नहीं दोगे, मैं मेरा टाइम ख़राब कर रहे हो रात का, तुम इतना इंपॉर्टेंट, मेरे को सोना इतनी लेट हो गया ऑलरेडी। दूसरी चीज़, मैंने बुकिंग करी है, तुम्हारे पास कमरा है तो मेरे को अंदर छोड़ो, कमरा नहीं है तो मेरा रिफ़ंड दो, मैं अपना जाऊँ। बोले रिफ़ंड के लिए हमें मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ये है वो है। फिर मैंने इन्हें सुनाई बढ़िया वाली, फिर बोले नहीं आपकी गलती तो इनकी यार, कमरा है तो दो, नहीं है तो पैसे दो, बात ख़त्म। ये थोड़ी है मेरा टाइम ख़राब करते रहोगे, इनकी वेट में थोड़ी बैठा हूँ मैं, और रिफ़ंड भी नहीं दोगे, ये कोई मतलब थोड़ी है। फिर मैंने इनको धमकाया तो बोले हाँ बस 2 मिनट दो, हम अभी कर रहे हैं। तो अब देखते क्या सोल्यूशन निकलता है, वरना रात को भटकेंगे सड़कों पे, कहीं ना कहीं पहुँचेंगे, कुछ तो करेंगे। आदत है बाकी अपने को इन सिचुएशंस की, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है मेरे को। पर बस वही बात है, कोई नया बंदा हो ना, वो तो डर जाए यार ऐसी सिचुएशन में। गलती है भाई इनकी होटल वालों की। दोस्तों सुबह के 3:07 हो चुके हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। Booking.com को फ़ोन करा, तरह तरह की चीज़ें, बोले कि इनकी रिजर्वेशन टीम से हमें रिटर्न में कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही रिफ़ंड प्रोसेस कर पाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं बोला भाई मैं तो चला। अब रात के समय कहा गया था, रात में भी नहीं, यूँ भी कहा गया था कि दिन में ही अवॉइड करो, यहाँ तो सुनसान सड़कें और बाहर थोड़ा ध्यान से निकलो। अपन निकल पड़े 3 बजे, इतनी वार्निंग सुने बाद। मैंने अब क्या करा, एक वाइन की बोतल में पानी भर के बोतल उठा ली है, ताकि अगला ही मेरे से डरे, मेरे को अगले से डरने की जरूरत ना पड़े। अगला इंसान ही देख के सोचे तो दारू पिया हुआ है, दूर रहो। पर एक खतरा ये भी है, जिसे दारू की इच्छा होगी वो आगे दारू मांगने लग जाएगा और अगले को बात करने का बहाना मिल जाएगा। ठंड हो रही है और रात का समय, कोई गाड़ियाँ नहीं है, बीच बीच में कोई एक आधी गुजर रही है। अब देखो सामने से एक गाड़ी आ रही है वैसे, पर वही है, ख्याल रखो, अवॉइड करो भाई ये सारी चीज़ें। मतलब पहली रात किसी देश में, पहले दिन ही लैंड हुए बाद, इतनी वार्निंग सुने बाद बिल्कुल ही ना करो भाई कोई बहादुरी का काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि इतनी रात को मैं जाने का लग रहा हूँ, तो एक मेरा दोस्त है, उसका एक दोस्त है, वो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर रहता है, तो मैं उसके घर पहुँचने लग रहा हूँ और वहाँ जाके एक बार रात बिताऊँगा। कल उठ के देखेंगे कि भी कैसे करना है, आगे क्या करे। कुदरती वो लड़का जागता मिल गया तो मेरी बात होगी उससे। संकल्प दोस्त है एक मेरा, शाउट आउट टू संकल्प। और संकल्प का दोस्त है रोहन, जिसके पास जाने लग रहा हूँ। तो दोनों भाइयों को धन्यवाद यार, याद ही रहेंगे ये दिन भी सच बताऊँ तो कई बार तो मैं वीडियो बना के परेशान हो जाता हूँ कि भाई घूमूं, अपना काम करूँ या मैं वीडियो बनाऊँ। और कई बार जैसे ऐसी सिचुएशन में होता हूँ, बड़ा मज़ा भी आता है कि यार फ्यूचर में कभी देखूंगा बड़े होके, अपनी ये यादें ताज़ा करूँगा, कितना मज़ा आएगा। और बोर भी नहीं होते, ना डर लगता कि भी चलो किसी के साथ बात कर। डर, जैसे मैं बोला डर नहीं लगता, एकदम इतना डर लगा, साथ में बंदा कौन खड़ा है। मैं आंसू गुजर रहा था, मौका ये कौन आ गया एकदम ओ भाई साहब गजब।